तो आज हम नया चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हमारे अब तक ना 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। हमें पता है भाई जो केमिस्ट्री है उसमें होता क्या है, एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सब है। तो हमें बेसिकली पहले पता होना चाहिए ना ये एलिमेंट्स कौन है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं ये जो एलिमेंट्स है ये केमिस्ट्री की ABCD है। तो हमें इन एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, कैसे ये रिएक्ट करते हैं, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, कौन कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो हमारे 118 एलिमेंट्स हैं और अगर हम इन सब की इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज याद करने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा ये। इसलिए इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की बहुत लोगों ने कोशिश करी है भाई। क्लासिफाई क्या होता है? क्लासिफाई होता है किसी भी पैटर्न पर इन्हें अरेंज करने की कोशिश करी है ताकि उससे इनकी स्टडी जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाए। तो इन एलिमेंट्स को बहुत लोगों ने क्लासिफाई करने की कोशिश करी। जो फर्स्ट ट्रायल दिया था वो दिया था डोबर्नियर ने। डोबर्नियर ने एलिमेंट्स को किसके हिसाब से अरेंज करा? डोबर्नियर ने ना ट्रायड्स बनाए थे। डोबर्नियर्स ट्रायड्स। ट्रायड्स का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ 3। तो डोबर्नियर ने क्या करा, एलिमेंट्स को मास के हिसाब से अरेंज करा और इसने ना ट्रायड्स बना दिए। ट्रायड्स मतलब सेट ऑफ 3 है ना। इसने कैसे एलिमेंट्स को अरेंज करा है, हल्का वाला पहले और भारी वाला बाद में। इस हिसाब से इसने जैसे एलिमेंट्स को अरेंज करा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसमें हम देखेंगे तो सबसे हल्का ये है, फिर उससे भारी ये, उससे भारी ये। इसके हिसाब से इसने एलिमेंट्स को अरेंज करा। और इसने एक बात और कही, इसने क्या कहा कि भाई जो ये बीच वाला एलिमेंट है ना, इसका जो मास है वो इन दोनों के मास का सम का अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है? अगर देखो इसका मास क्या होता है, इसका मास, लिथियम का मास होता है 7। पोटेशियम का मास अगर हम देखिए तो पोटेशियम का मास होता है 39 और इस सोडियम का मास पता है कितना होता है? इस सोडियम का मास होता है 23। अगर हम इसका मास देखें, सोडियम का मास देखें तो वो लिथियम और पोटेशियम का अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन मतलब 7 + 39 अपॉन 2 होगा 46 अपॉन 2 = 23। तो एक ये अच्छी भी प्रॉपर्टी थी अगर देखा जाए कि भाई अगर हमें 2 एलिमेंट्स का मास पता है तो हम तीसरे एलिमेंट का मास अपने आप कैलकुलेट कर सकते थे। अगर हमें दे रखा है कि भाई ये 3 एलिमेंट्स, ऐसे इसने 3 ट्रायड्स बनाए हैं टोटल। सी भाई इसने 3 ट्रायड्स बनाए। एक ये ट्रायड है, नेक्स्ट ट्रायड था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और एक और ट्रायड था हमारा, वो था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन आगे क्या देखा गया, इसके अलावा और कोई ट्रायड बन ही नहीं पाया। ऐसा कोई और ट्रायड नहीं बन पाया कि जो बीच का मास हो वो बाकी 2 के मासेस का एवरेज हो। ऐसा आगे पॉसिबल नहीं हो पाया। तो इस वजह से डोबर्नियर ने सिर्फ टोटल 9 एलिमेंट्स को ही अपने ट्रायड्स की फॉर्म में अरेंज कर पाया। तो हमने इसे बस एक कोइंसिडेंस मान लिया और इसका फिर हमने ड्रॉप कर दिया। डोबर्नियर ट्रायड में कुछ नहीं था, इसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में इसने अरेंज करा था एलिमेंट्स को। और इसने स्पेशल प्रॉपर्टी देखी थी कि जो बीच वाले एलिमेंट का मास होगा ना वो बाकी 2 एलिमेंट्स के मास का अर्थमेटिक मीन होगा, का एवरेज होगा। इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 करने से इसका मास आ जाएगा। अगर ऐसे ये दे दे कि भाई इसका मास x है, इसका मास y है, तो स्ट्रोंशियम का मास लिखो x और y की टर्म्स में। तो स्ट्रोंशियम का जो मास होगा वो होगा x + y अपॉन 2। ऐसे अगर इसका मास a है, इसका मास b है, तो जो ब्रोमीन का मास होगा वो होगा a + b अपॉन 2। तो इस हिसाब से टोटल 3 ट्रायड्स बने, यानी कि 9 एलिमेंट्स डोबर्नियर
अरेंज कर पाया, लेकिन एलिमेंट्स कितने हैं देखा जाए तो एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, तो बस इसे एक कोइंसिडेंस मानकर छोड़ दिया गया। फिर भाई ट्राई करा न्यूलैंड ने अपने ऑक्टेव्स बनाए। ऑक्टेव्स का मतलब क्या होता है? ऑक्टा मतलब 8। इसमें क्या होता है, हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है ना वो बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट जैसी होगी, है ना। ऑक्टेव्स का मतलब क्या होता है, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे होंगे तो जो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट जैसी होगी, है ना। न्यूलैंड के टाइम तक 56 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके थे। वे 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, तो 56 एलिमेंट्स को इसने अरेंज करने की कोशिश करी। और जब ये अरेंज कर रहा था 1 2 3 हाइड्रोजन से इसने शुरू करा, स्ट्रोंशियम पर इसने एंड करा 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर रख दिया 8। तो हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट जैसी होगी। ऐसे इसके बाद जो 9th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी इसके जैसी होगी, जो 10th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी इसके जैसी होगी। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि न्यूलैंड को लगता कि भाई 2 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम सी लग रही है, इसकी वजह से जैसे अगर 2 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम लग रही है तो इसने 2 एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में भी रख दिया कि भाई अरेंज हो जाए, बस एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को रख दिया। लेकिन बाद में क्या देखा कि ये जो 2 एलिमेंट्स को इसने एक साथ रखा था, इसने पता है 2 एलिमेंट्स को यहाँ पर साथ में रखा था और वो 2 एलिमेंट्स थे हमारे कोबाल्ट एंड निकल। और ये पूरा ग्रुप पता है किसका बना दिया था, ये पूरा ग्रुप जो है वो हैलोजन्स का था। हैलोजन मतलब उन सब का था भाई जिनकी वैलेंसी 1 होती है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन था। इसमें हाइड्रोजन था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन थे, तो ये सब एलिमेंट्स थे इसमें। ये सब तो मतलब एक तरीके से नॉन मेटल्स हैं और ये दोनों मेटल्स हैं। मतलब मेटल को इसने कुछ एलिमेंट्स को रॉन्गली प्लेस भी करा था। इसने क्या करा था भाई, इसने ये करा था 56 एलिमेंट्स को इसे अरेंज करना था उस टाइम पर, क्योंकि 56 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे और न्यूलैंड मानता था कि अब कोई एलिमेंट नया डिस्कवर नहीं होने का। तो न्यूलैंड ने 56 एलिमेंट्स को लिया और अरेंज करना शुरू कर दिया। इसने भी एटॉमिक मास के हिसाब से ही अरेंज करा है, मास के हिसाब से। इसने देखा कि जब ये मास के हिसाब से अरेंज कर रहा था तो हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट जैसी तो थी, लेकिन ऐसा कहाँ तक था, ऐसा सिर्फ कैल्शियम तक था। कैल्शियम होता है ना हमारा, कैल्शियम 2040, मतलब जब भी मास के हिसाब से अरेंज कर रहा था तो सिर्फ यहाँ तक तो ऐसा था कैल्शियम तक कि हाँ हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट जैसी हो पा रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये न्यूलैंड का ऑक्टेव जो है वो धीरे धीरे फेल होने लग गया। ठीक है, एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए इसने 2 एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में भी रखा। एक स्लॉट में रखने के बाद हुआ क्या, लेकिन एक स्लॉट में रखने के बाद ये हुआ भाई, जैसे कोबाल्ट और निकल को हमने एक स्लॉट में रख दिया, लेकिन इसे किस में रख दिया, इसे हैलोजन के बीच में रख दिया है और इसको ना आयरन से बहुत दूर रख दिया। भाई इसकी प्रॉपर्टी आयरन जैसी है, इन तीनों को तो एक ही ग्रुप में रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मतलब आगे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। मतलब हमें पता है न्यूलैंड का ऑक्टेव का मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होगी। अब तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि भाई प्रॉपर्टी रिपीट होती क्यों है, हम ये रेपिटेशन कहाँ देख रहे हैं। इस रेपिटेशन का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी रिपीट करती क्यों है। प्रॉपर्टीज में रेपिटेशन इस वजह से दिखता है भाई, मेन देखो सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो भाई इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना उनकी वजह से, जिन जिन की वैलेंसी सेम होगी ना उनकी प्रॉपर्टी काफी हद तक सेम होगी। सब कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ही तो बेस्ड है ना भाई। प्रोटॉन तो देखो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वैलेंसी सेम होगी वो सेम तरीके से चीजों के साथ कंबाइन करेगा, उसकी प्रॉपर्टी काफी हद तक सेम होगी। तो रिपीटेशन वैसे सेम वैलेंसी या सेम वैलेंसी की वजह से होती है। ये सेम वैलेंसी क्यों है भाई, जैसे अगर एक के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है उसकी वैलेंसी 1 है। ऐसे अगर एक है 2,1, कॉन्फ़िगरेशन तो हमें करनी आती है ना कि फर्स्ट शेल में के एलिमेंट होते हैं शेल्स, तो फर्स्ट शेल में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे एक होगा 2,8,1,
उसके बाद क्या होगा भाई, अगर हम देखें मतलब जिसके भी लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसकी प्रॉपर्टी रिपीट करेगी, लेकिन हमें पता है कि इसके बाद तो 18 इलेक्ट्रॉन्स भी आना शुरू। हमारे हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी इस वजह से रिपीट हो रही थी कि भाई जैसे हम यहाँ से यहाँ आए हैं, यहाँ से यहाँ आए हैं ना, तो इसमें क्या हुआ, इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स इनके बीच में आ गए, मतलब इन दोनों के बीच में 7 एलिमेंट्स और आ गई। इसकी और इस 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो गई। ऐसे जो इसका अगला वाला एलिमेंट होगा भाई वहां तक तो ठीक है, कैल्शियम तक ठीक है, लेकिन इसके बाद हमें पता है इनके बीच में भाई 18 भी आता है, इनके बीच में भाई 18 भी आता है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ तक तो ठीक था कि भाई हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी, है ना। हाइड्रोजन और फिर यहाँ ही अभी हम देखते हैं, इसको भूल जाओ भी, हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन इसके बाद क्या है, इसके बाद तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब इनके बीच में और ज्यादा एलिमेंट्स रहे होंगे, ठीक है। ऐसे अगर हम सेकेंड ग्रुप का मतलब अगला देखें, जैसे एक था हमारा 2,2, इसकी वैलेंसी 2 है। नेक्स्ट वाला होगा 2,8,2, इसकी भी वैलेंसी 2 होगी। अगला वाला होगा 2,8,8,2, इसकी भी वैलेंसी 2 होगी। लेकिन इसके बाद ना इन दोनों के बीच में अब 8 से नहीं बढ़ेगा, अब नंबर जो है वो 18 से बढ़ जाएगा, है ना। ऐसा ही तो होता है, पहले 8 बढ़ते हैं, 8 बढ़ते हैं, फिर 18 बढ़ते हैं, फिर और 18 बढ़ जाते हैं, पता है। इसके बाद ना एक और 18 बढ़ता है और उसके बाद तो 32 बढ़ जाते हैं, 32। तो अब हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये शुरू में प्रॉपर्टीज जो है, ये तो है हमारा कैल्शियम 20, यहाँ तक हमें प्रॉपर्टीज जो है वो ऐसा क्यों दिखा कि हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी, वो इस वजह से दिखा क्योंकि देखो भाई यहाँ से यहाँ जाने में टोटल बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसका नंबर है 4, इसका नंबर क्या है 4 और 8 12, है ना। तो मतलब बीच में कितने एलिमेंट्स आ गए, ये इसका 8th एलिमेंट ही तो हो गया, टोटल यही तो एक्स्ट्रा आया है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो 2 8 2 2 8 2 तो है, कितना एक 8 और एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब कितने एलिमेंट्स और आ गए होंगे इसके बीच में, यहाँ पर 7 एलिमेंट्स और होंगे, फिर 8वां एलिमेंट ये होगा। तो भाई हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी आगे हम अभी इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन सेम कैसे होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम कैसे होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से भाई अगर देखो इसकी भी वैलेंसी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इन सब की वैलेंसी 2 है। मतलब ये सब ना हमें पता है, ये सब अगर इन सब को हाइड्रोजन से रिएक्ट करना हुआ तो सबके सब कुछ ऐसा बनाएंगे, MO, M की वैलेंसी 2 है, मतलब इसमें तो सबकी हमने एलिमेंट को जनरल M ले लिया। और O की वैलेंसी कितनी होती है, अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करना हो तो ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, 2 से 2 कट जाएगा। तो ये सारे के सारे ना एक टाइप का कंपाउंड बनाएंगे, सारे के सारे MO बनाएंगे। ऐसे ही भाई अगर देखा जाए, है ना, मतलब इन सब की वैलेंसी सेम होगी। अगर वैलेंसी सेम है तो काफ़ी हद तक प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टी तो ऐसा मान सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी इन सब की सेम होने वाली है। ये सारे अगर मेटल्स है तो सारे ही मेटल्स होंगे, नॉन मेटल है तो सारे ही नॉन मेटल होंगे, सारे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेंगे, सारे के सारे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेंगे। जो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो वैसे मेटल होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो मेटल होता है ना। ये जो सारे के सारे हैं ये क्या कोशिश में होंगे कि भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और अपना ऑक्टेट, लास्ट में जो ऑक्टेट है उसको। लेकिन भाई शुरू में तो हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी इस वजह से सेम होगी, लेकिन इसके बाद जब कैल्शियम से इस एलिमेंट तक हम आएंगे ना तो इनके बीच में भाई 8 एलिमेंट्स नहीं, 7 एलिमेंट्स नहीं होने वाले, ये इसका 8th एलिमेंट नहीं होने वाला। अब तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं, है ना। ऐसे अगले केस में और 18 इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, उसके अगले केस में तो 32 इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं। तो मतलब अब हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो फर्स्ट एलिमेंट जैसी नहीं होने वाली। तो न्यूलैंड ने तो मास के हिसाब से अरेंज करा था, है ना। अब हम समझ सकते हैं कि ये सिर्फ कैल्शियम तक क्यों पॉसिबल हो पाया कि हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीटेशन में शो कर रही थी कि भाई हर 8 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट जैसी हो पा रही थी। इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा मेन पीरियोडिक टेबल है ना उसमें।
तो न्यूलैंड का क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया? क्योंकि आगे चलकर कैल्शियम के बाद तो क्या हो रहा था, हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट जैसी हो ही नहीं पा रही थी, है ना। कैल्शियम तक तो ऐसा हो रहा था, उसके बाद ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था कि हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट जैसी हो, है ना। दूसरी बात, और एक तो हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट जैसी नहीं होती, इसने 2 एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में रख दिया। 2 एलिमेंट्स को एक स्लॉट में रखा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन दो एलिमेंट्स को साथ में रखा है ना, उनको साथ तो रख दिया, लेकिन उनको बिल्कुल मतलब जैसे ये कोबाल्ट और निकल है, इनको नॉन मेटल्स के बीच में रख दिया, और जिसके साथ रखना चाहिए था उससे बहुत अलग रख दिया। तो मतलब सब फिर खराब ही होने लगा, सब मिसअप होने लगा कैल्शियम के बाद। और इसने ये भी सोचा था कि 56 एलिमेंट्स हैं, तो आगे कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, 56 एलिमेंट्स ही रहेंगे। नोबल गैसेस तो बहुत बाद में डिस्कवर हुई हैं। नोबल गैसेस हमारी कंसंट्रेशन में बहुत कम होती है, बहुत ही कम रिएक्ट करती है और बहुत कम भी होती है, कंसंट्रेशन वाइज भी बहुत कम होती है। तो इनको बहुत देर में डिटेक्ट करा गया, बहुत लेट इनकी डिस्कवरी हुई है। तो इन नोबल गैसेस को न्यूलैंड के ऑक्टेव में बाद में भी कोई जगह नहीं मिल पा रही थी, ये अरेंज ही नहीं हो पा रही थी इस ऑक्टेव के बीच में, है ना। तो एक तो मतलब क्या क्या लिमिटेशन रही है, अगर हमसे कोई न्यूलैंड के ऑक्टेव की लिमिटेशन पूछ ले तो भाई सिर्फ कैल्शियम तक एलिमेंट्स मेन अरेंज हो पाए मास के हिसाब से ना। आगे ऐसा नहीं हो पा रहा था कि हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट जैसी हो। दूसरी बात, इसने एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में रखा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन एलिमेंट्स को अलग ग्रुप में रख दिया, जिस ग्रुप में नहीं रखना चाहिए था उस ग्रुप में रख दिया, और जिसके साथ रखना चाहिए था कि भाई आयरन कोबाल्ट निकल साथ होने चाहिए थे, उनको अलग कर दिया, ठीक है, इन लोगों को अलग कर दिया। फिर चौथी लिमिटेशन है ये भी रही कि भाई ये जो है ना नोबल गैसेस जो है, न्यूलैंड के ऑक्टेव में नोबल गैसेस अरेंज नहीं हो पाई लास्ट तक भी, क्योंकि भाई नोबल गैसेस बहुत लेट डिस्कवर हुई, और इसने नोबल गैसेस या मतलब ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, तो कोई जगह ही नहीं मिल पाई नोबल गैसेस को बाद में भी न्यूलैंड के ऑक्टेव में। तो हमारा न्यूलैंड का ऑक्टेव भी बाद में डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। बस इसमें था कि हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट जैसी होगी, लेकिन ऐसा बहुत देर तक नहीं चला, हैवी एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टीज नहीं शो कर रहे थे। तो भाई सबसे पहले एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करी थी डुबर्नियर ने ऐसे ट्रायड बनाए थे जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज करा जाए, और बीच का मास जो है वो इन दोनों का एवरेज आउट हो। न्यूलैंड ने क्या करा, इसने टोटल ऐसे 9 एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया था, ये 3 ट्रायड्स इसने बनाए थे। न्यूलैंड ने क्या करा था, न्यूलैंड ने 56 एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो ये कैल्शियम तक प्रॉपर्ली अरेंज हुए थे, आगे ढंग से अरेंज तो नहीं हुए थे खैर। लेकिन एक चीज है, ये जो 3 एलिमेंट्स है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम, भाई न्यूलैंड ने कैसा करा था, न्यूलैंड ने हाइड्रोजन के बाद देखो हीलियम तब तक डिस्कवर नहीं हुई, तो इसने अरेंज भी नहीं करा। हाइड्रोजन के बाद लिथियम लगा दिया, लिथियम के बाद बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन नहीं अरेंज हुआ था, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज करा। तो क्या हुआ भाई, ये जो लिथियम है, लिथियम के बाद सोडियम हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा, और सोडियम के बाद पोटेशियम, यहाँ भी हमें ऐसा देखने को मिला। और लेकिन हुआ क्या भाई, ये ऐसा दिखा तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये जो ट्रायड है, अगर हमसे कोई पूछे कि कौन सा ट्रायड डुबर्नियर का न्यूलैंड के ऑक्टेव में भी दिखता है, तो वो है लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम ऐसा ट्रायड है जो न्यूलैंड के टेबल में भी हमें दिखा, लेकिन इवेंचुअली दोनों के ही डिस्कार्ड हो गए थे, दोनों के पीरियोडिक टेबल आगे नहीं चले। उसके बाद भी किसने ट्राई करा, एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए कोशिश करा था मेंडलीफ ने। मेन क्रेडिट जो है ना पीरियोडिक टेबल बनाने की, भले ही इसकी हम पीरियोडिक टेबल हम ना यूज करते हो, लेकिन मेन क्रेडिट मेंडलीफ को ही जाती है।
क्योंकि इसके टाइम तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। 63 एलिमेंट्स को इसने अरेंज करा और वही एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करा। इसने कहा कि प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होगी। हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीटेशन शो करेंगी, क्योंकि शुरू में तो ऐसा होता है कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट करेगी, लेकिन उसके बाद क्या है, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं, है ना, 32 इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से शुरू में तो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है, उसके बाद ऐसा नहीं होता। तो इसने 63 एलिमेंट्स को मास के हिसाब से अरेंज करा, मास के हिसाब से इसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज करा। और इसने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि भाई 63 एलिमेंट्स हैं तो 63 एलिमेंट्स ही फ्यूचर में भी रहेंगे। इसने ये मान के चला था कि आगे और एलिमेंट्स भी डिस्कवर होने हैं, तो इसके लिए उसने अपने टेबल में गैप्स भी छोड़े थे। ये गैप्स एक डिफेक्ट नहीं थे, बल्कि इन गैप्स ने एक बहुत अच्छा काम करा। वो अब हम देखते हैं क्या हुआ था। इसने 63 एलिमेंट्स को रेकलेसली सिर्फ मास के हिसाब से नहीं अरेंज करा, इसने ये भी देखा, इसने उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर भी ध्यान दिया। केमिकल प्रॉपर्टीज में इसने बेसिकली क्या देखा है, केमिकल प्रॉपर्टीज में इसने देखा कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंबाइन कैसे कर रही है। भाई जो एलिमेंट्स MH2 बनाता है, मतलब M कोई भी एलिमेंट है और एक H है, MH जो ऐसा बनाता है, जो ऐसा बनाता है, जो ऐसा बनाता है ना, इन एलिमेंट्स को कैसा रखा गया, जो भी MH बना रहा था उनको साथ रखने की कोशिश करी गई, जो MH2 बनाता था उनको साथ रखने की कोशिश करी गई, जो MH3 बनाता था उनको साथ रखने की कोशिश करी गई। भाई ऐसा हम समझ सकते हैं कि ये कितना बढ़िया प्रॉपर्टी रहा होगा, क्योंकि जो भी एक टाइप का हाइड्राइड बना रहा है, मतलब अगर M और H कंबाइन कर रहे हैं और MH बना रहे हैं, तो इसमें M की भी वैलेंसी 1 है और H की भी वैलेंसी 1 है। तो एक तरीके से इसने वैलेंसी पर भी, जबकि इसने मास के हिसाब से अरेंज करा है, इसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी इसने ये सोचा कि भाई जो सेम टाइप का कंपाउंड बना रहे हैं उनको साथ ही हमें अरेंज करना चाहिए। तो जब ये ऐसे अरेंज कर रहा था, एक तरीके से वैलेंसी के बारे में भी सोच रहा था कि जिसकी वैलेंसी सेम हो वही तो, भाई जिसके लास्ट में जैसे MH3 है भाई, तो इसमें हर मेटल की वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी, क्रॉस ही तो होता है। इसमें मतलब क्या है, जिसके भी लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, जिसके भी लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे या जिसकी भी वैलेंसी 3 रही होगी, उन्हें सबको साथ अरेंज कर दिया। अब एक तरीके से वही हो गया ना, मतलब इसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर ध्यान दिया, है ना, जिसके भी लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, मतलब जैसे 2, 3 के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 2, 8, 3 इसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, जिसकी भी वैलेंसी 3 रही होगी वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो इसने रेकलेसली बस मास के हिसाब से एलिमेंट्स को नहीं अरेंज करा, इसने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर भी ध्यान दिया। और केमिकल प्रॉपर्टीज में मेन इसने देखा कि वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन कैसे करते हैं। ऐसे ही भाई अगर जो है वो हमारा अगर M2O टाइप का ऑक्साइड बना रहा है तो उसे एक ग्रुप में रखो। इस M2O से भी हम समझ सकते हैं भाई M2O का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, M की वैलेंसी 1 है, मेटल की वैलेंसी तो 1 ही है ना, तो सारे 1 वाले वैलेंसी वाले को साथ रख दिया, 2 वाले वैलेंसी को साथ रख दिया, 2 वाले MO बनाएंगे, M का भी 2 और O का भी 2, 3 वाले बनाएंगे M2O3, M की वैलेंसी 3, O की वैलेंसी 2। तो इस तरीके से इसने एलिमेंट्स को अरेंज करा, है ना, और इसने एक तरीके से वैलेंसी पर भी ध्यान दिया। इसने क्या करा, 63 एलिमेंट्स को लिया और भाई एक खाली स्पेस छोड़ दिया, है ना। इसमें इसने देखा कि भाई जो ऐसा टाइप का बनाएगा उनको मैं साथ रखूंगा, जो MH2 बनाएगा उनको साथ, MH3 बनाएगा उनको साथ, ऐसे करके इसने 63 एलिमेंट्स को 1 बाय 1 अरेंज करा। 63 एलिमेंट्स को अरेंज करने में बीच बीच में क्या हुआ, बीच बीच में कुछ गैप्स छूट गए, है ना।
इसने गैप्स छोड़े उन्हें कि भाई हो सकता है ये एलिमेंट आगे चलकर डिस्कवर हो, ठीक है। इसने कुछ बहुत अच्छे काम करे थे, है ना। इसकी एडवांटेजेस भी आ जाती हैं। अब तक हम सबके डिसएडवांटेजेस पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन इसकी एडवांटेजेस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके मेन एडवांटेजेस, इसके मेन मेरिट्स क्या हैं, मेरिट्स इसकी देखी जाए तो इस पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया है, इसकी मेन एडवांटेजेस क्या है। इसकी मेन एडवांटेजेस ये हैं कि भाई इसने एक तो कुछ एलिमेंट्स का मास ठीक कराया, जैसे बेरिलियम का मास जो है इसने ठीक कराया था। बेरिलियम का मास तब तक 14 पॉइंट समथिंग माना जाता था। बाद में करेक्ट हुआ कि नहीं भाई इसका मास 14 पॉइंट समथिंग नहीं है, इसका मास तो 9 है। जब ये एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा होगा तो बेरिलियम जो है इसकी वैलेंसी के हिसाब से ये यहाँ बैठ रहा होगा, नंबर के हिसाब से ये वहां नहीं बैठ पा रहा होगा। तो बाद में एक डिस्टरबेंस की वजह से बेरिलियम के बाद मतलब और डिस्कवरी करी गई, ढंग से देखा गया तो बेरिलियम का मास जो है वो तब तक लोग जो है वो गलत इंटरप्रेट कर रहे थे। इसने बेरिलियम का मास जो है वो ठीक करवाया अपने ही पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। इसने एलिमेंट्स को जब ये अरेंज कर रहा था ना, जैसे एटॉमिक मास के हिसाब से हल्का, उससे भारी, उसका भारी, ऐसे अरेंज कर रहा था। और ये भी देख रहा था कि उनकी वैलेंसीज, जिनकी वैलेंसी सेम हो, जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो, उनको सेम स्लॉट में रखा जाए, ऐसा भी इसने फोकस करा, है ना। तो जब ये ऐसा कर रहा था तो जो बेरिलियम है वो कुछ अलग सा, कुछ एनोमलस सा शो कर रहा था। मतलब उसका मास 14 नहीं होना चाहिए था। उसका मास 14 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था उसकी वैलेंसी को। भाई जैसे ऐसा कुछ रहा होगा कि यहाँ पर कोई मास रहा होगा 12 पॉइंट समथिंग, जैसे यहाँ पर कुछ रहा होगा 15, तो इनके बीच में ही तो आएगा 14। अब इनके बीच में 14 तो आएगा, लेकिन वो फिर वैलेंसी को नहीं सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इसकी वजह से बेरिलियम को आगे देखा गया तो उसका मास जो है वो गलत था। ऐसे कुछ और एलिमेंट्स का भी मास इसके पीरियोडिक टेबल के थ्रू ही करेक्ट हुआ। मतलब कितना अच्छा पीरियोडिक टेबल था कि भाई इसके हिसाब से जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज करा और हमने देखा कि ये दिक्कत हो रही है, ये जो बेरिलियम है ये इन दोनों के बीच में आना चाहिए, लेकिन फिर तो ये वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। वैलेंसी तो हमें पता है कि इसकी ये है, मतलब ऐसे टाइप का ये हाइड्राइड या ऐसे टाइप का ऑक्साइड बना रहा है, इसका मतलब इसके मास में गड़बड़ है। जब इसके मास में गड़बड़ देखी गई, है ना, तो सचमुच गड़बड़ थी इसके मास में और इसका मास बाद में करेक्ट किया गया। ठीक है, तो इसने मास को, काफी चीजों के मास को करेक्ट करवाया। मास करेक्शन लगा है भाई हमारा। दूसरा क्या इसका एडवांटेज रहा, मास करेक्शन तो हो गया था, है ना। उसके बाद इसने जो गैप छोड़े थे कि भाई यहाँ पर एक 15 मास वाला है, इसके बाद डायरेक्ट 20 मास वाला आ रहा है, इसके मतलब इसके बीच में कोई ना कोई एलिमेंट रहा होगा, तो इसने उसके लिए खाली जगह छोड़ दी, है ना। ऊपर जैसे यहाँ 2 वाला वैलेंसी है, यहाँ पे 4 वाला वैलेंसी है, इनके बीच में एक गैप छोड़ दिया। ठीक है, ये जो गैप है ये एक डिफेक्ट की तरह नहीं साबित हुए, बल्कि ये जो है ये एक एडवांटेज की तरह साबित हुए हैं भाई, क्योंकि इसने ये जो गैप छोड़े थे इससे साइंटिस्ट प्रोवोक हुए कि भाई जैसे एक यहाँ का एक एलिमेंट रह गया, एक यहाँ का ऐसा एलिमेंट रह गया, हमें इसका सब कुछ तो पता है कि इसका मास इन दोनों के कहीं बीच का होगा। ये वाला एलिमेंट भी पता है, ये वाला एलिमेंट भी पता है, इनके कहीं बीच का इसका मास होगा। इसकी वैलेंसी कुछ ऐसी होगी, इसकी वैलेंसी मतलब 3 होगी। इस तरीके से मतलब साइंटिस्ट ऑलरेडी प्रोवोक हो गए थे कि हाँ भाई ऐसे कोई एलिमेंट्स अभी मिसिंग है, ऐसे कोई एलिमेंट्स अभी मिसिंग है जिनकी इनको काफी हद तक प्रॉपर्टीज जो है वो पता चल चुकी थी कि भाई उसका मास जो है वो कहीं ना कहीं इनके बीच का होगा, उसकी वैलेंसी कहीं ना कहीं इतनी होगी, उसकी प्रॉपर्टीज पहले ही पता हो गई थी, तो उनको डिस्कवर करना फिर आसान हो गया, है ना। ऐसे एलिमेंट्स को साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल के बनने के बाद ऐसे एलिमेंट्स को इसने डिस्कवर करा। तो मतलब इसने साइंटिस्ट को प्रोवोक करा 3 नए एलिमेंट्स को खोज करने के लिए। तो इसने ऐसे टोटल 3 एलिमेंट्स जो थे भाई, 3 एलिमेंट्स
कि ना गैप्स के थ्रू बाद में डिस्कवरी हुई, बाद में साइंटिस्ट प्रोवोक हुए कि हाँ भाई ऐसा कोई एलिमेंट अभी मिसिंग है जिसका एटॉमिक मास कुछ इतना है और भाई जिसकी कुछ वैलेंसी कुछ इस टाइप की है, जो ऐसा है मेटल है या नॉन मेटल है या जो ऐसे रिएक्ट करता है। काफ़ी हद तक हमें उसका पता चल चुका था, फिर उसको डिस्कवर करना आसान था, थोड़ा सा आसान तो था ही साइंटिस्ट के लिए, थोड़ा काम तो आसान हो ही गया। तो ऐसे ही 3 नए एलिमेंट्स को डिस्कवर करा गया। 3 एलिमेंट्स को इस मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के थ्रू डिस्कवर करा गया और इन 3 एलिमेंट्स का नाम है स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। इनकी डिस्कवरी जो है ना वो इसके पीरियोडिक टेबल के बनने के बाद हुई है कि भाई वो जो गैप्स छूट गए हैं है ना, उन गैप्स में कोई ना कोई एलिमेंट रहा होगा, तो उनकी डिस्कवरी इसके पीरियोडिक टेबल के बाद हुई है ना। इसने साइंटिस्ट को प्रोवोक करा और पता है इनकी इस स्कैंडियम को ये बोलता था भाई अब तक तो डिस्कवर हुआ नहीं था, इसने बोला था एका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद रहा होगा ना, तो इसने ऐसे इसलिए नाम दे दिया एका एल्यूमिनियम। और इसकी प्रॉपर्टीज भी पहले ही बता दी, इसकी वैलेंसी ये होगी, इसका मास ये होगा, इसकी डेंसिटी ये होगी, ये मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, ये कहाँ पाया जाएगा, ऐसे करके काफ़ी हद तक इसकी प्रॉपर्टीज बता दी। और जब इसकी प्रॉपर्टीज बता दी तो इसको डिस्कवर करना थोड़ा सा आसान हो गया। ऐसे ही 3 नए एलिमेंट्स को बाद में डिस्कवर करा गया। वो 3 एलिमेंट्स थे स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, है ना। तो भाई बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई इस पीरियोडिक टेबल से। मेन रेवोल्यूशन इससे आया कि हाँ भाई हमें सोचना किस तरीके से है, पीरियोडिक टेबल बनाते समय हमें किस तरीके से सोचना है, हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है ना। तो उसके हिसाब से अभी भी लेकिन इसका पीरियोडिक टेबल जो है कंप्लीट नहीं था। बाद में पता है जो हमारी नोबल गैसेस भी डिस्कवर हुई ना, जो न्यूलैंड के ऑक्टेव में आ नहीं पा रही थी, वो मेंडलीव के ऑक्टेव में आ गई बड़े आराम से। यहाँ पे नोबल गैसेस का क्या था, नोबल गैसेस तो यहाँ पे लास्ट में आती है। नोबल गैसेस पता है कौन कौन है? नोबल गैसेस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, है ना। ऐसे याद करते हैं ना, हीरोइन ने आमिर को एक्सेल से रगड़ा, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे एलिमेंट्स। तो भाई ये जो पीरियोडिक टेबल था ना, इसके लास्ट वाले ग्रुप में सारे के सारे आ गए, क्योंकि इन सब की वैलेंसी देखी जाए ना, इन सब की ही वैलेंसी 0 है। इन सब की वैलेंसी 0 है, तो वैसे भी ये क्या है, ये सब रिएक्ट नहीं करते, तो इन सबको साथ ही रखा जाएगा ना। इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट है तो इनको एक ही स्लॉट में रखा जाएगा। जैसे 1 को एक साथ रखा, 2 को एक साथ, 3 को एक साथ, वैसे इन सबको लास्ट में रखा जा सकता था बिना पीरियोडिक टेबल को इधर उधर चेंज करे, है ना। हमें मतलब चेंज करने की, और ये मास को भी सेटिस्फाई कर ही रहा था। जैसे यहाँ का कुछ मास रहा होगा, यहाँ का मास जैसे रहा 6.8, इसका मास जैसे रहा बाय चांस 7, और इसके अगले का यहाँ का मास रहा 7.2। तो ऐसे कोई दिक्कत भी नहीं आई कि मास के हिसाब से नोबल गैसेस बहुत ही आसानी से इसके पीरियोडिक टेबल में तब तक डिस्कवर नहीं हुई थी, लेकिन बाद में जब भी नोबल गैस डिस्कवर हुई तो उनको बस लास्ट में ऐसे रख दो, तो कोई इसके पीरियोडिक टेबल में हमें इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके में नोबल गैसेस बहुत आराम से अरेंज हो सकती थी, ठीक है। लेकिन कुछ अभी भी बच गया था, कुछ डिसएडवांटेजेस थी इसके पीरियोडिक टेबल की। पहली डिसएडवांटेज थी भाई हाइड्रोजन। तो ये एलिमेंट बहुत ही कंफ्यूजिंग एलिमेंट है, क्योंकि इसके लास्ट में है एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसकी तो बहुत सारी एक्सेप्शंस है। 1h1 होता है ना एक तो हमारा, इसके पास पता है इसको प्रोटियम भी कहा जाता है। इसके टोटल 3 आइसोटोप्स है, 1h1, 1h2, ड्यूटेरियम, 1h3, ट्राइटियम। इसमें पता है ये जो 1h1 वाला है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है इन तीनों में से, 99% यही है। बाकी ये तो बहुत ही कम पाए जाते हैं। इनमें से ये रेडियो एक्टिव भी है। ये जो 1h1 वाला है ना, जिसे प्रोटियम भी कहा जाता है, ये इकलौती ऐसी स्पीशी है जिसके पास न्यूट्रॉन ही नहीं है। न्यूट्रॉन 0 है भाई, इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। इस हाइड्रोजन की बहुत सारी एक्सेप्शंस है भाई। इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर सकता है, ये अगर इस इलेक्ट्रॉन को, वैसे जनरली जिसके भी लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है।
लेकिन ये क्या है, ये ड्यूप्लेट भी बना सकता है, ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। अगर ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एक ही शेल में सिर्फ अगर एक शेल हो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होना बहुत स्टेबिलिटी की बात है, क्योंकि फर्स्ट शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना। देखो ज्यादातर एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स अपना ड्यूप्लेट भी तो कंप्लीट करते हैं। हीलियम के लास्ट में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि उसके पास एक ही शेल है। एक शेल हो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर एक से ज्यादा है तो लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है ना। तो ये तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने की भी कोशिश कर सकता है ना। तो ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन मांग भी सकता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। एक इलेक्ट्रॉन लेने वाली जहां तक बात है कि ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो वो तो नॉन मेटल हो गया, और किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दे वो मेटल हो गया। तो इसको मेटल में भी रख सकते हैं, नॉन मेटल में भी रख सकते हैं, इसे लेने वाले ग्रुप में भी रख सकते हैं, इसे देने वाले ग्रुप में भी रख सकते हैं। ये हाइड्रोजन बहुत ही एक कंफ्यूजिंग एलिमेंट रहा। तो इस हाइड्रोजन को कहाँ पोजिशन करा जाए, इसको कहाँ रखा जाए, ये मेंडलीव नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, है ना। पहली बात तो है हाइड्रोजन की पोजीशन। वैसे अब तक भी ये हाइड्रोजन की पोजीशन हमें दिक्कत देती है। तो काफी सारे पीरियोडिक टेबल में ना हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन को पूरी पीरियोडिक टेबल से अलग करके ऊपर लगा देते हैं, है ना। अभी तक भी ये हाइड्रोजन की पोजीशन हमें दिक्कत देती है कि इसे मेटल में रखा जाए या नॉन मेटल में रखा जाए। फिर हाइड्रोजन की पोजीशन के साथ साथ आया फिर आइसोटोप। अब भाई आइसोटोप क्या होता है, जैसे ये 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप ही तो है। अब हाइड्रोजन को 1 के मास में भी रख सकते हैं, 2 के मास में भी रख सकते हैं, 3 के मास में भी रख सकते हैं। इसको एक्चुअली रखे कहाँ हम, ऐसे ही क्लोरीन होता है, क्लोरीन 2 होते हैं। एक तो होता है क्लोरीन जिसका मास है 35, एक होता है क्लोरीन जिसका मास है 37। अब इसको भाई कहाँ रखें, 2 क्लोरीन है, मतलब बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो सेम है, क्लोरीन ही है, दोनों की वैलेंसी वगैरह सब सेम होंगी, लेकिन इसे रखें कहाँ, 35 वाले में रखें या 37 वाले में रखें। जैसे 34 तक अरेंज कर दिया, 34 के बाद कुछ और आया, 36 आया, तो वहां पे इन दोनों के बीच में भी क्लोरीन को रखें। फिर 38 और उसके बीच में भी 2 जगह तो क्लोरीन को नहीं रख सकते ना। मास के हिसाब से अगर हम अरेंज कर रहे हैं तो 2 जगह एक ही एलिमेंट को हम कैसे रख लें, नहीं रख सकते। हाइड्रोजन को 3 जगह थोड़ी रखेंगे, ठीक है। तो ये दिक्कत आने लगी कि भाई अगर आइसोटोप है, आइसोटोप क्या है, जिनका मतलब एक हल्का क्लोरीन एक भारी क्लोरीन, है ना। अब हल्का क्लोरीन भारी क्लोरीन को कैसे अरेंज करा जाए, सेम एलिमेंट हो, सेम उसका नंबर हो, सेम सब कुछ हो, सेम वैलेंसी सब कुछ, लेकिन उनका मास अलग हो। तो उन एलिमेंट्स को कहाँ रखा जाए, आइसोटोप्स को कैसे अरेंज करा जाए पीरियोडिक टेबल में, इस बात में दिक्कत आ रही थी। तो भाई ये जब एलिमेंट्स को हम अरेंज कर रहे हैं तो एक तो हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं आ पाई, आइसोटोप्स को हम नहीं समझा पाए, और तीसरी जो डिफेक्ट आई वो आई कि भाई आइसोटोप की एक तो प्रॉब्लम थी, और एक प्रॉब्लम थी ये जो मासेस है वो रेगुलरली इंक्रीज थोड़ी करते हैं। हाइड्रोजन का मास देखा जाए 1 है, हीलियम जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट है उसका मास है 4, हीलियम के बाद लिथियम है, लिथियम का मास है 7, बेरिलियम का मास है 9। कभी मास ज्यादा बढ़ रहा है, कभी मास कम बढ़ रहा है, रेगुलरली थोड़ी बढ़ रहा है। तो अब हम ऐसा सोच नहीं पाएंगे। हैवी एलिमेंट्स में तो बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से कि भाई अभी ये मास है, इसके अगले एलिमेंट का ये मास होगा, है ना, बहुत ही अलग तरीके से इंक्रीज होता है। जैसे जैसे ये नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे ना, मास का डिफेक्ट इंक्रीज होता चला जाएगा, है ना। मतलब मासेस जो है वो बहुत ही इरेगुलरली बढ़ने लगेंगे। अगर ये इतना इरेगुलरली बढ़ रहा है तो हम ढंग से सोच नहीं पाएंगे कि अगर ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है ना, इनके बीच में कितने और एलिमेंट्स को रखा जा सकता है, हम एग्जैक्टली नहीं इतने अच्छे से बता सकते। ले देखिए बात यह है, एटॉमिक मास रेगुलरली नहीं इंक्रीज करता तो वो इतनी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है। मास जो है वो कभी ज्यादा इंक्रीज करता है, कभी कम इंक्रीज करता है, तो वो इतनी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है। और फिर ये कुछ गैप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कुछ गैप्स में तो एलिमेंट्स आ गए थे, 3 ऐसे गैप्स थे जिसमें नए एलिमेंट्स आए थे, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, लेकिन कुछ ऐसे भी गैप्स थे जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आ पाया। तो कुछ गैप्स जो हैं वो अनफिल्ड ही रह गए, उन गैप्स को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये कुछ डिफेक्ट्स रहे मेंडलीव में। मेंडलीव में भी अभी कुछ दिक्कतें थी, उनको ठीक करना था, लेकिन फिर भी मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो एक रेवोल्यूशन की तरह साबित हुआ। बहुत ही अच्छा पीरियोडिक टेबल था जिसके थ्रू हमने 3 नए एलिमेंट्स डिस्कवर करे,
और भाई किसी किसी के मासेस ठीक करे, और हमें एक आइडिया हो गया कि अब हमें आगे कैसे जाना है, हमें अब पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से अरेंज करना है। फिर भाई आया हेनरी मोसले। हेनरी मोसले ने भाई एलिमेंट्स को किसके हिसाब से अरेंज करा है। इसने कहा भाई एटॉमिक नंबर, अब हम क्या लें, एटॉमिक नंबर जो है वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। भाई एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहिए, वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ना, वो ज्यादा ढंग से, मतलब एक सीक्वेंस में बढ़ती है हमारी जो है ना, वो एक सीक्वेंस में बढ़ती है। जैसे हाइड्रोजन है 1, हीलियम है 2, बिल्कुल एक सीक्वेंस में बढ़ता है। भाई एटॉमिक नंबर एक सीक्वेंस में बढ़ता है। एटॉमिक मास तो इरेगुलरली बढ़ रहा था, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, कभी थोड़ा कम बढ़ रहा था, ऐसे करके हो रहा था, है ना। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें जो है एलिमेंट्स जब थे वो कैसे बढ़े, बिल्कुल एक सीक्वेंस में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो बढ़ते चले गए, है ना। तो इसने कहा एटॉमिक नंबर एक ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी रहेगी। अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करना ही चाहते हैं तो मास को छोड़ो, नंबर के हिसाब से अरेंज करो। इसने एक लॉ भी दिया जो मेंडलीव जैसा ही था, बस एक छोटा सा फर्क था। मेंडलीव ने, अगर हम याद करें तो मेंडलीव ने क्या लॉ दिया, मेंडलीव ने कहा था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic functions of atomic masses। मेंडलीव ने इतनी बड़ी सी लाइन कही, उसने कहा कि भाई जब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ना तो उसकी प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक फंक्शन मतलब रेपिटेशन, एक तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज रेपिटेशन क्यों शो कर रही है, उसकी प्रॉपर्टी रेपिटेशन तब शो करेगी जब हम उसे एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज कर देंगे, तो अपने आप थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद ना प्रॉपर्टीज रेपिटेशन शो करेंगी। इसने इंटरवल भी डिसाइड नहीं करा था, न्यूलैंड ने डिसाइड करा था इंटरवल। न्यूलैंड ने क्या कहा था कि हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। मेंडलीव ने बस कह दिया कि भाई अगर हम एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज करते हैं ना तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद प्रॉपर्टीज जो है वो रेपिटेशन शो करेंगी। मोसले ने क्या करा, पूरी स्टेटमेंट एज इट इज, बस इस मासेस की जगह क्या लिख दिया, इस मासेस की जगह लिख दिया भाई एटॉमिक नंबर। हेनरी मोसले ने इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज लाया और अपना एक स्टेटमेंट ले आया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अगर हम एलिमेंट को एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से अरेंज करते हैं तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो एक रेपिटेशन शो करेंगे अगर हम उसे नंबर के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं। इसने नंबर को एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना और इसने फिर एटॉमिक नंबर के ही हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करा। और जब ये एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था तो इसके पास कुछ तो आए हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाले जो थे, हॉरिजॉन्टल रोज हम कह सकते हैं, उनको इसने नाम दिया, जो हॉरिजॉन्टल वाले थे ना उनको इसने नाम दिया पीरियड्स। और जो वर्टिकल थे, वर्टिकल कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल रोज का नाम तो क्या था, हॉरिजॉन्टल रोज का नाम था पीरियड। वर्टिकल ग्रुप्स का क्या, वर्टिकल का क्या नाम था, वर्टिकल कॉलम्स का नाम भाई पता है क्या था, वर्टिकल कॉलम्स का नाम था ग्रुप। इस तरीके से 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड, 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड रहे और 18 वर्टिकल ग्रुप्स रहे। 7 तो हॉरिजॉन्टल पीरियड्स और 18 वर्टिकल ग्रुप्स रहे जो हमने अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो दिखता कैसे है, 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड और 18 वर्टिकल ग्रुप कैसे दिखते हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। ऐसे हमारा पीरियोडिक टेबल बनता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। फिर आगे का भी हम कंप्लीट कर सकते हैं भाई, है ना। हमें थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें पता होती है
लीना का रैब से फ्रेंडशिप, है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रोंशियम। लीना का रैब से फ्रेंडशिप। बिना मैगी के सारी बारात। बिना बेरिलियम, मैगी, मैग्नीशियम के कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडोन। बिना मैगी के सारी बारात। बैगेट, बैगेट, BAGIT, है ना। ऐसे कुछ कुछ करके हम इन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है। काशी गए संत पंडित। कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, एसन, और ये प्लैटिनम होता है। इसके बाद होते हैं न्यूज़पेपर, आज सब बिके। न्यूज़पेपर आज सब बिके। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, है ना, एंटीमनी, बिस्मथ। ओमू सोमू सब पे टेलीफोन। ऐसे ही होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फूलों की बहार आई, फूलों की बहार आई, आंटी, एंटीमनी। फिर ये है ही हमारा हीरोइन ने आमिर को एक्सेल से रगड़ा। तो इस तरीके से, वैसे पूरा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। ये हमारा पूरा का पूरा फर्स्ट, ये हमारा पहला है फर्स्ट पीरियड। ये हमारा दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो टोटल हमारे इस तरीके से 7 पीरियड होते हैं। और हम शॉर्टेस्ट पीरियड किसे कहते हैं? फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। 2 ही एलिमेंट्स है, तो जो हमारा फर्स्ट है वो शॉर्टेस्ट पीरियड है, शॉर्टेस्ट पीरियड है। इसके बाद पता है यहाँ से ना, ये जो छोटा सा गैप हमें दिख रहा है, यहाँ पे भी एलिमेंट्स होते हैं भाई। ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनका अभी हमें स्टडी नहीं करना, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनका अभी नहीं देखना, तो अभी के लिए इनको भूल जाते हैं, ठीक है। हमें बस इनकी स्टडी करनी है, इनकी स्टडी नहीं करनी। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, बीच के एलिमेंट्स हैं, इनकी स्टडी हमको नहीं करनी। याद क्या रखना है इसमें, ये जो सारे के सारे हमको दिख रहे हैं, ये हेनरी मोसले ने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करा है। 1, 2 इनके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ये हैं, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके, 3, 4 है ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी अभी है नहीं। तो हेनरी मोसले ने ऐसे एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करा। इसने क्या करे, इसने 7 तो पीरियड्स बना लिए, 7 पीरियड्स, और टोटल 18 ग्रुप्स बनाए हैं। अब 18 ग्रुप्स अभी हमें नहीं दिख रहे होंगे, अभी तो हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिख रहे होंगे, बाकी ये भी है। पता है ये फर्स्ट ग्रुप कहलाता है, ये सेकेंड ग्रुप कहलाता है, ये थर्ड ग्रुप नहीं, ये 13th ग्रुप कहलाता है। 13th इसे हम कहते हैं, फर्स्ट सेकेंड के बाद आता है 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। 18 ग्रुप्स होते हैं भाई। 2 से लेकर 13 के बीच में जो भी ये थे ना, इनकी स्टडी अभी हमें नहीं करनी, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो टोटल इसने 18 ग्रुप्स बनाए, और भाई 7 पीरियड्स बनाए, 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स, और 18 तो हमने क्या बना रखे हैं, ग्रुप्स बना रखे हैं। 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, और इस फर्स्ट ग्रुप का नाम भी हम याद रख लेते हैं। इस फर्स्ट ग्रुप का नाम एल्कली मेटल है। सेकेंड ग्रुप का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकेंड ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं भाई, अल्कलाइन अर्थ मेटल। बाकी सबका नाम इतना डिफिकल्ट नहीं है। बी से बोरॉन फैमिली, सी से कार्बन फैमिली, एन से नाइट्रोजन फैमिली, ओ से ऑक्सीजन फैमिली। 17th ग्रुप का स्पेशल नाम है जिसको कहते हैं हैलोजन, और 18th ग्रुप का भी स्पेशल नाम है। इनको क्या कहते हैं भाई, इनको हम कहते हैं
इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना, बहुत स्टेबल होते हैं ये, इनको नोबल गैसेस कहा जाता है। वैसे 15th ग्रुप को हम कई बार निकोजेंस कह देते हैं और 16th ग्रुप को कैल्कोजेंस कह देते हैं। इसको कैल्कोजेंस, ऑक्सीजन फैमिली तो कहते हैं, कैल्कोजेंस भी कह देते हैं। तो इनके कुछ नाम है जिनमें से हमें ये याद रखना है। फर्स्ट वाले को एल्कली मेटल्स, सेकेंड वाले को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, 17th वाले को हैलोजन और 18th वाले को नोबल गैसेस कहते हैं। बस ये नाम हमें याद रखने हैं कि भाई इनको क्या क्या कहा जाता है। तो इस हिसाब से हमने एलिमेंट्स को अरेंज करा है। और देखो खास बात क्या है, खास बात ये है कि अगर हम देखें ना इस पूरे स्लॉट में, एक पूरे ग्रुप में अगर हम ध्यान से देखें और सबकी कॉन्फ़िगरेशन करें, आंख बंद करके भी हम इन सबकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1 होगी, है ना, फर्स्ट ग्रुप में तो 1। भाई फर्स्ट ग्रुप में ना सबके लास्ट में 1 ही होगा, सबके लास्ट में 1 ही होगा। इसमें क्या होगा, 2 1 थर्ड नंबर पर होता है, ये होगा 2 8 1, ये होगा 2 8 8 1, ये होगा 2 8 18 8 1, ये होगा 2 8 18। कहाँ अटक गए, देखो दोबारा देख लेते हैं। 1 2 1 2 8 1 2 8 8, ये 1। इसके बाद क्या होता है, 2 8 बीच में 18 आ गया, 18 8 1। उसके बाद 18 जो है वो हमारा रिपीटेशन शो करेगा, 18 8 1। फिर यहाँ क्या आएगा, 2 18 के बीच में नया 2 8 18 32 18 8 1। क्या आ जाएगा, 2 8 18 और यहाँ पे 18 8 1 तो आएगा ही आएगा, बीच में एक नया 32 भी आ जाएगा। ऐसे ही हम किसी का भी अरेंज कर सकते हैं, सबके हम आराम से बड़े आराम से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जैसे अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो ये होगा 2,2, है ना। मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो 2H2 हो जाएगा। फिर कैल्शियम हो जाएगा 2,8,8,2। फिर ये हो जाएगा 2,8,18,8,2। फिर 18 रिपीट करता है, 2,8,18,18,8,2। फिर फाइनली 32 एक आ जाता है। मतलब इस हिसाब से हम सब एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। मेन बात क्या है कि अगर हम एक ग्रुप में देखें तो सबके लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन दिखेगा, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। इस पूरे ग्रुप में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखने वाले हैं, और अगर सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखने वाले हैं तो सेम वैलेंसी भी दिखने वाली है। वैलेंसी सेम दिखेगी भाई, सबकी वैलेंसी सेम होगी। इस सब की वैलेंसी 1, इस सब की वैलेंसी 2, इस सब की 3, इस सब की 4, है ना। इसके बाद क्या होता है भाई, इसके बाद वापस डिक्रीज करने शुरू हो जाती है वैलेंसी। होता क्या है, जैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना 7 की, तो 7 की कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,5। अभी 5 इलेक्ट्रॉन देने के बजाय ना 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में बिलीव करेगा। यहाँ तक तो ठीक था। ये क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। अब अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। देखते हैं, चलो कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन 2,1 है, बेरिलियम की 2,2 है, बोरॉन की 2,3, कार्बन की 2,4, नाइट्रोजन की 2,5, ऑक्सीजन की 2,6, इसकी 2,7 और इसकी 2,8। ये सब इसकी कॉन्फ़िगरेशंस है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 3 4 5 6 7 8। मतलब ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी देखी जाए तो इसकी वैलेंसी 1 है, लास्ट में जिसके एक इलेक्ट्रॉन होता है वो उसे एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 5 नहीं है। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, इसकी वैलेंसी है 3। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी वैलेंसी 0 है। वैलेंसी शुरू में तो बढ़ती है 1 2 3 4 3 2 1 0। वैलेंसी पहले बढ़ेगी, 4 तक पहुंचेगी, फिर वापस डिक्रीज होगी। नोबल गैसेस की वैलेंसी 0 होती है, वो तो कंबाइन ही नहीं करना चाहते, ऑलरेडी स्टेबल है। ऑलरेडी ये स्टेबल है तो ये किसी से कंबाइन नहीं करना चाहते। ये वैलेंसी की बात हो गई, है ना। तो मतलब एक खास बात है
सेम ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है। सेम वैलेंसी मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। एक ग्रुप में सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ये जो पूरा फर्स्ट ग्रुप है ना, इनमें जो हर एलिमेंट होगा उनकी प्रॉपर्टी काफ़ी हद तक सेम होगी। इस हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, ये तो इसकी प्रॉपर्टी तो भी समझने में दिक्कत होगी, है ना। बाकी सारे के सारे हम देखें मेटल्स हैं जो एक इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली दे सकते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये 3 दे सकते हैं, ये 4 दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, ये 3 ले सकते हैं, ये 2 लेंगे, ये 1 लेंगे, ये कुछ ना लेंगे ना देंगे, है ना। तो इस हिसाब से इनकी वैलेंसी होती है। ये जो अगर हम इन्हें देखें, ये देने वाले ग्रुप्स है ना, ये हमारे मेटल्स होते हैं। ये सारे के सारे जो है, सारे के सारे तो नॉन मेटल्स नहीं है, काफी हद तक इनमें नॉन मेटल्स है, लेकिन यहाँ तक तो सारे के सारे मेटल्स ही हैं। बीच में हमारे मेटलॉइड्स भी आते हैं। भाई ये एक मेटलॉइड है, ये ऐसे करके ना एक जिगजैग लाइन बनती है। तो ये सारे मेटलॉइड्स होते हैं। कुछ मेटलॉइड के नाम हम याद रख लेंगे, है ना। ये हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, बोरॉन हमारा एक मेटलॉइड है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स जैसी होती है और कुछ नॉन मेटल्स जैसी भी होती है, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादातर मेटल्स हैं, यहाँ ज़्यादातर नॉन मेटल्स है। बीच में हमारे मेटलॉइड्स भी हैं, मेटलॉइड्स की एक जिगजैग लाइन बनती है। इसके बाद हमें जो पढ़ना है मेन वो है इस पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड। कुछ प्रॉपर्टी की, वो प्रॉपर्टी कैसे रेपिटेशन शो करती है, कैसे प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती है ग्रुप या पीरियड में, तो वो देख लेते हैं जल्दी से। अगर हम देखें वैसे नीचे जाते जाते अगर हम ध्यान दें तो नीचे जाते जाते देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। एक ग्रुप में सेम वैलेंसी रहती है, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते चले जाते हैं। इसके पास सिर्फ 1 शेल है, इसके पास 2-2 शेल है, इसके पास 3-3, 4 शेल, 5 शेल, 6, 7 शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। इन सबके पास एक ही शेल होगा। इसके भी पास एक पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं। इन सबके पास 2 ही शेल्स होंगे। 2 शेल है, 2 शेल, 2 शेल, 2 2 2 2 2 मतलब के और एल, इन सबके पास ही 2 शेल्स हैं। इन सबके पास ही क्या है, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इन सबके पास सेम नंबर ऑफ क्या है, शेल्स सेम है। इनमें शेल्स सेम होने का मतलब क्या है, शेल्स सेम होने का मतलब है कि इसके पास भी 2 शेल, इसके पास भी 2 शेल, ऐसे रहेगा। सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब अब नीचे जाते जाते नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ेंगे लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। भाई सबके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। इसमें सबके पास 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें सबके पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, सबके पास 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से होगा ये, ठीक है। तो भाई अगर हम कुछ ट्रेंड की बात करें तो पहला ट्रेंड जो हमारा आ जाता है वो आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें तो एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज होता है डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। भाई जैसे ये हमारा हाइड्रोजन है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसके पास एक शेल भी मौजूद है, उस शेल में एक इलेक्ट्रॉन भी है, बस ये हो गया हाइड्रोजन। लिथियम क्या होगा भाई, लिथियम के पास तो 2-2 शेल्स हैं, 2 शेल्स हैं। देखो इसका साइज कुछ इतना होगा, न्यूक्लियस और शेल के बीच का डिस्टेंस। इसमें क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस है, इसके पास 2-2 शेल्स है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका रेडियस थोड़ा सा बढ़ गया। ऐसे इसके पास और भी ज्यादा, इसके पास 3 होंगे। तो नीचे जाते जाते क्या है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते चले जाएंगे। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते चले जाएंगे तो भाई लास्ट वाला शेल दूर होता चला जाएगा। अगर लास्ट वाला शेल बहुत दूर हो जाता है, अगर लास्ट वाला शेल बहुत दूर हो गया है, अगर कभी लास्ट वाला शेल बहुत ज्यादा दूर हो गया है तो इसका मतलब पता है क्या, अगर लास्ट वाला शेल बहुत दूर है ना, इसका मतलब उसका साइज बड़ा हो जाएगा। जितना ज्यादा ये जो लास्ट वाला शेल है वो दूर होगा, जितना ज्यादा लास्ट वाला शेल दूर होगा उतना ज्यादा बड़ा साइज हो जाएगा हमारे उस सब्सटेंस, उस एलिमेंट का, है ना। तो नीचे जाते जाते नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है। अगर हम एक ही पीरियड में देखें
पीरियड में क्या, नीचे जाते जाते तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं भाई। लास्ट वाला शेल बहुत दूर हो गया, एक शेल था छोटा साइज था, 2 शेल थे उससे बड़ा साइज। शेल्स जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो न्यूक्लियस और शेल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, उसका एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स सेम है। देखा जाए तो सबके पास, इन सबके पास 2 ही शेल्स हैं, लेकिन उन 2 शेल्स में प्रोटॉन्स तो बढ़ गए। ठीक है, प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं भाई? प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर, बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, ऐसे जाते जाते भाई 2 ही शेल्स है, सबके पास 2 शेल्स हैं, इसके अगले वाले के पास भी 2 ही शेल्स होंगे। ऐसा हमें लग सकता है कि फिर तो भाई सबका क्या होना है, सबका एटॉमिक साइज सेम हो जाना है, लेकिन ऐसा नहीं होने का, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, सबके पास है तो 2 शेल्स, लेकिन प्रोटॉन्स क्या होते हैं इनके अंदर? ये जो प्रोटॉन्स हमें दिख रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन की टेंडेंसी होती है अपनी तरफ खींचने की, किसको? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। अब जब प्रोटॉन बढ़ जाएंगे तो वो ज्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाना। न्यूक्लियर पर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर की पावर बढ़ रही है, न्यूक्लियस ज्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जोर से अपनी तरफ खींचेगा तो शेल्स पास पास आ जाएंगे। शेल्स अगर पास पास आ जाएंगे तो 2 ही शेल्स रहेंगे, 2 ही शेल्स रहेंगे लेफ्ट टू राइट, लेकिन उनका साइज छोटा होता चला जाएगा। देखो होगा क्या भाई, इसके पास भी 2 शेल है, इसके पास भी 2, अगले वाले के पास भी 2 शेल है, सबके पास एक पीरियड में सबके पास 2-2 शेल्स हैं, सबके पास 2-2 शेल्स है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, शेल्स तो सेम है लेकिन न्यूक्लियर की पावर बढ़ रही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ना तो शेल्स पास पास आ जाएंगे, मतलब श्रिंक कर जाएगा, जो हमारा एटॉमिक साइज है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगा। मतलब सबके पास 2 शेल्स रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये शेल्स पास आते रहेंगे। तो ये शेल्स पास आते रहेंगे तो लास्ट वाला शेल इतना दूर नहीं रहेगा, और इस तरीके से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। नीचे जाते जाते एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जाते जाते एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। शेल्स सेम रहता है लेकिन वो शेल्स पास पास आ जाते हैं। जब शेल्स पास पास आ जाएंगे तो साइज डिक्रीज कर जाएगा, है ना। जब हमारे शेल्स पास पास आ जाएंगे तो जो हमारा साइज है वो डिक्रीज कर जाएगा। ये बात होती है। तो मतलब हम एक बात कह सकते हैं, हमें इतना पता चल चुका है, नीचे जाते जाते अगर हम देखें, नीचे जाते जाते नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो साइज भी इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो साइज भी इंक्रीज करेगा नीचे जाते जाते। लेफ्ट टू राइट अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, नंबर ऑफ शेल्स सेम है, लेकिन भाई न्यूक्लियर की चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाता है। प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर से खींचेंगे, साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो ऐसे जाते जाते साइज इंक्रीज, ऐसे जाते जाते साइज डिक्रीज भी होता है। ठीक है, ऐसे जाते जाते साइज इंक्रीज करता है, ऐसे जाते जाते साइज डिक्रीज करता है। और भी हमें कुछ बातें, कुछ ट्रेंड डिस्कस करने हैं। एक तो होता है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी। भाई जब साइज बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ना आसान भी हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अगर भाई साइज बहुत बड़ा हो, अगर साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत दूर हो जाएगा, प्रोटॉन उसे इतनी जोर से खींच नहीं पाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकल जाएगा। जितना बड़ा साइज हो, जितना बड़ा साइज हो उतना लास्ट इलेक्ट्रॉन दूर होगा, और जितना लास्ट इलेक्ट्रॉन दूर होगा उस लास्ट इलेक्ट्रॉन का निकलना उतना आसान होगा, और जितना उस लास्ट इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होगा उतना ज़्यादा हमारा मेटालिक कैरेक्टर होगा। नीचे जाते जाते नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो लास्ट वाला शेल बहुत दूर हो जाएगा, और अगर लास्ट वाला शेल बहुत दूर हो जाता है तो साइज क्या हो जाएगा, साइज तो बड़ा हो गया। लास्ट वाला शेल बहुत दूर है, अगर लास्ट वाला शेल बहुत दूर है तो उस इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है, वो इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से छोड़ देगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से छोड़ देगा तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। भाई ऐसे देखो, साइज इंक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर साइज बड़ा होता है, बड़ा साइज होगा तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन दूर होगा, उसका निकलना आसान होगा।
अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करी जाए, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज कर रहा है ना, साइज डिक्रीज कर रहा है, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं निकल पाएगा। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर इतनी आसानी से नहीं निकल पाता, अगर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं निकल पाता तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज कर जाएगा भाई, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज छोटा हो रहा है। जब छोटा सा साइज होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बहुत पास होगा, प्रोटॉन उसे अट्रैक्ट करके रखेगा, प्रोटॉन उसे जाने नहीं देगा। ठीक है, ये तो प्रोटॉन से बहुत दूर है, इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। अगर साइज बहुत छोटा होता तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को जाने ना देता। ठीक है, तो ये वाली बात होती है। नीचे जाते जाते साइज इंक्रीज कर जाता है, साइज इंक्रीज कर जाता है तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हो जाता है, उसका निकलना आसान है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि नीचे ऐसे जाते जाते ना साइज छोटा हो रहा है, साइज श्रिंक कर रहा है। अगर ऐसे जाते जाते साइज श्रिंक कर रहा है, साइज छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का निकलना उतना आसान नहीं होगा। ये हो गया नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इसका जस्ट उल्टा है भाई। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। जिसका साइज बड़ा है वो इलेक्ट्रॉन को उतनी आसानी से होल्ड नहीं करेगा भाई। ये प्रोटॉन की दिक्कत क्या है, ये प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहा। क्या है कि ये नया इलेक्ट्रॉन रख पाएगा? एक नया इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या ये इसे संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा भाई। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से है ही बहुत दूर, और इलेक्ट्रॉन आना है लास्ट वाले शेल में, तो ये आए हुए इलेक्ट्रॉन को उतनी आसानी से नहीं संभाल पाएगा। ठीक है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स फिर निकलने की टेंडेंसी रखेंगे। तो जितना बड़ा साइज होता है ना, जितना बड़ा साइज होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं होता। जितना छोटा सा साइज होगा तो जैसे ही नया इलेक्ट्रॉन आएगा प्रोटॉन उसे ग्राब कर लेगा, उसे जाने नहीं देगा फिर। ठीक है, तो जब छोटा साइज होता है, जब छोटा सा साइज होगा तो प्रोटॉन, और जैसे ये लास्ट इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पर, ये इसे बहुत जोर से खींच के रखेगा, इसे कहीं जाने नहीं देगा और इसे मतलब स्टेबिलिटी के साथ अपने पास रखेगा। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है? छोटे साइजों का ज्यादा होता है। मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है? बड़े साइजों का ज्यादा होता है। तो जिसका बड़ा साइज होगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसका साइज छोटा होगा उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। नीचे जाते जाते साइज बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है ना, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। अभी कौन सा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है ना। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाले। छोटे साइज है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उसका छोटा साइज होना चाहिए, ये भी हमें समझ में आ गया। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर छोटे साइजों वालों का होता है। और एक और बात है, इसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक चीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको भी देख लेते हैं भाई। ये भी एक ट्रेंड है हमारा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। ये तो नॉन मेटेलिक में ज्यादा होता है ना। नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं। तो ये जो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। याद रखना है हमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल नॉन मेटल जैसा ही चलेगा। देखो मेटल का ट्रेंड कैसा चलेगा? जिसका साइज ज्यादा उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा, जिसका साइज कम उसका मेटेलिक कैरेक्टर कम। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे चलेगा? जिसका साइज कम उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा, क्योंकि छोटा साइज इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है, बड़ा साइज इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर सकता है। जो बड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन को देगा, जो छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन को लेगा। बड़ा साइज इलेक्ट्रॉन को दे देता है, छोटा साइज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी है, ये नॉन मेटल्स में ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा? जो नॉन मेटल्स होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, जो मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और याद रखिए ये जो मेटल की ऑक्साइड्स होती है ना, ये बेसिक होती है। नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक होती है, बस ये और दिमाग में रखना है। तो नीचे जाते जाते मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, नीचे जाते जाते साइज बढ़ रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। नीचे जाते जाते साइज इंक्रीज हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो उनकी ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर भी बढ़ेगा। और जो नॉन मेटल्स होती है उनकी ऑक्साइड होती है एसिडिक। तो हमें एक बात और याद रखनी है, मेटल ऑक्साइड होती है बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड होती है एसिडिक। Thanks for watching. Please like and comment and don't forget to subscribe. Thank you.